नमस्ते। तो कल हम लोगों ने जो है इस पुस्तक में 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कल देख लिया था। आज हम लोग 101 से लेकर 200 प्रश्न को आज हम लोग डील करेंगे। आप लोग बस क्वेश्चन सुनिए और अपने मन में आंसर देते रहिए और फिर हम आंसर बताएंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना सही हो रहा है। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम जो है यह कौन सा है। ऑप्शन ए में है बुक्स आर फॉर यूज, बी में है एवरी रीडर्स हिज हर बुक्स, सी में है एवरी बुक्स इट्स रीडर, सी में है सेव द टाइम ऑफ द रीडर। ये रंगनाथम के 5 सूत्र से संबंधित है, जिसमें तीसरा किसके संबंधित है कि प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिलना चाहिए, यानी एवरी बुक इट्स रीडर, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 102 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 102 नंबर है कि पुस्तकालय विज्ञान का चौथा नियम कौन सा है। बुक्स आर फॉर यूज, एवरी रीडर्स हिज या हर बुक्स, एवरी बुक इट्स रीडर, या सेव द टाइम ऑफ द रीडर। तो अभी हम लोगों ने जस्ट देखा था कल से लेकर अभी तक की जो बुक्स आर फॉर यूज क्या है, पहला नियम है। एवरी रीडर्स हिज हर बुक्स है, ये दूसरा नियम है। एवरी बुक्स इट्स रीडर, ये तीसरा हो जाएगा। समय की बचत की बात किस में किया गया है, ये चौथे नियम में किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि पुस्तकालय विज्ञान का जो 5वां सूत्र है, यह 5वां सूत्र जो है यह किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए में है कि लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइज, बी में है एवरी रीडर्स हिज हर बुक्स, या लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है, और डी में है कि लाइब्रेरी इज द ग्रोइंग इंस्टीट्यूशन है। देखिए लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है कि ऑर्गेनिज्म होगा कि इंस्टीट्यूशन होगा, तो क्या होगा, यह एक जीवित संस्था है। रंगनाथम के द्वारा बोला गया था कि जीवित संस्था है, यानी यहाँ से पुरानी पुस्तक जो है वह बाहर जाएगा और नई पुस्तक को यहाँ पे जो है बार बार लाया जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 104 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे कि 104 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 104 नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पाठकों पर केंद्रित है। फर्स्ट और थर्ड नियम, सेकेंड और चौथा नियम, तीसरा और जो है चौथा नियम, और चौथा और पांचवें नियम, यानी मुख्य रूप से पाठक पर जो है कौन केंद्रित करता है। तो एक तो आपको दूसरा जो नियम क्या कहता है कि प्रत्येक पाठक को पुस्तक चाहिए, तो दूसरा नियम तो होगा। और चौथा नियम कहता है कि समय बचत होना चाहिए, तो समय बचत होगा तो किसको फायदा होगा, तो पाठक को फायदा होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा दूसरा और चौथा। अगला है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम जो है पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करता है। और पुस्तक की हम बात करते हैं तो पहला और जो है तीसरा हो जाएगा, दूसरा और जो है चौथा हो जाएगा, तीसरा और चौथा हो जाएगा, चौथा और पांचवा हो जाएगा। तो एक तो आपको जो है तीसरा नियम प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिलना चाहिए, और पहला नियम जो क्या था, पहला नियम था कि प्रत्येक पुस्तक क्या है, यूज होने वाला है, यानी प्रत्येक पुस्तक उपयोग युग है। यानी पहला और तीसरा नियम किस पे केंद्रित है, तो यह जो है पुस्तक पे है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन को देखेंगे। 106 नंबर क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा जो है नियम जो है पुस्तकालय के स्थान जो है फर्नीचर और जो है उचित प्रकाश की व्यवस्था पर जोर देता है। यानी कह रहा है कि पुस्तकालय का स्थान कहाँ पे होना चाहिए, उसमें किस किस प्रकार के फर्नीचर होने चाहिए, और जो पुस्तकालय हो हवादार होना चाहिए, यानी वहाँ पे हवा और रोशनी सभी का जो है व्यवस्था होना चाहिए। कौन से नियम में बात किया जा रहा है, तो तीसरा नियम में, पहला नियम में, चौथा नियम में, या जो है पांचवें नियम में। तो ये जो है किस में किया जा रहा है, तो ये जो पहला ही नियम में होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र जो है पुस्तकालय अधिनियम पे जोर देता है, यानी एक्ट की बात करता है। तीसरा नियम, पहला नियम, चौथा नियम, और जो है दूसरा नियम। एक्ट की हम बात करते हैं तो एक्ट किस में हो जाएगा, तो एक्ट जो है आपका दूसरा नियम हो जाएगा। इसी में जैसे राज्य का क्या दायित्व है, उसके बाद से जो है पाठक का क्या दायित्व है, लाइब्रेरियन का क्या दायित्व है, प्राधिकरण का क्या दायित्व है। दायित्व की बात किया जा रहा है तो उसी में राज्य का ये दायित्व है कि क्या करे, वह एक्ट पारित करे, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम जो है पुस्तकालय में जो है घंटे यानी खुलने और बंद होने पर जोर देता है। तीसरा नियम, पहला नियम, चौथा नियम, और जो है दूसरा नियम, यानी जो है खुलने और बंद होने से संबंधित की बात किया जा रहा है, यानी एक टाइमिंग की बात किया जा रहा है। एक टाइम होना चाहिए कि इतना बजे लाइब्रेरी खुलना चाहिए और इतना बजे बंद होना चाहिए। ये बात किस में कह रहा है, तो ये जो है पहला ही नियम में ये बात किया जा रहा है, यानी राइट आंसर ऑप्शन जो है 108 का बी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब 109 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम जो है पुस्तकालय कर्मचारियों के पाठक के दायित्व के बारे में बात करता है। तीसरा नियम, पहला नियम, चौथा नियम और जो है दूसरा नियम। अभी जस्ट हम लोग ने बात किया था कि जो है पाठक का दायित्व, राज्य का दायित्व, प्राधिकरण का दायित्व, यह जो है जो भी जो है लाइब्रेरियन का दायित्व, ये सब किस में है? तो दायित्व जो है यह सेकेंड नियम में है, यानी दूसरा नियम में है। ठीक है। 110 नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम जो है पुस्तकालय चयन से संबंधित है, यानी जो पुस्तक चयन से संबंधित है, पुस्तक को इसमें क्या करना है, आपको चयन करना है। तो ऑप्शन ए में है कि जो है तीसरा नियम, दो में है आपको दूसरा नियम, सी में है चौथा नियम और डी में है पांचवा नियम। तो किस में जो है पुस्तक जो है चयन से संबंधित है? पुस्तक चयन कौन करेगा? पुस्तक चयन पाठक करेगा, यानी प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले, इसी के अंतर्गत यह आएगा पुस्तक चयन। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 111 नंबर की पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय में खुली पहुंच प्रणाली यानी ओपन एक्सेस सिस्टम पर जोर देता है? तीसरा नियम, दूसरा नियम, चौथा नियम और पांचवा नियम। ओपन एक्सेस की बात किया जाएगा तो यह किस में है? तो यह तीसरे में है, क्योंकि प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिलेगा। तो प्रत्येक पुस्तक को पाठक कब मिलेगा? जब ओपन एक्सेस सिस्टम जो है यह किया जाएगा, तो इसमें प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिलने का ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ चांस बनता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही हो जाएगा, तीसरा नियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम जो है पुस्तकों को सहायक क्रम में व्यवस्थित करने पर बल देता है? तीसरा नियम देता है, दूसरा नियम देता है, चौथा नियम देता है या पांचवा नियम देता है? यानी आपको करना क्या है? पुस्तकों को सहायक क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी यहाँ जो व्यवस्था की बात किया जा रहा है, तो ओपन एक्सेस सिस्टम भी क्या है? एक प्रकार का व्यवस्था ही है। तो इसी अगर पुस्तक का सही से व्यवस्था किया जाएगा, सही से कैटालॉगिंग किया जाएगा, सही से क्लासिफिकेशन किया जाएगा, तो प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिलेगा। यानी किसका हो जाएगा? तीसरा नियम का हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम जो है विस्तार सेवाओं से संबंधित है? पहला, तीसरा नियम है, दूसरा नियम है, चौथा नियम है और पांचवा नियम। यानी विस्तार की बात किया जाएगा, तो विस्तार कौन सा हो जाएगा? तो विस्तार सेवा किससे संबंधित है? तो ये राज्य से संबंधित है, राज्य का ये नियम से संबंधित है। विस्तार होगा तो वैसे भी फायदा किसको होगा? तो फायदा आपको जो है पाठक को ही मिलेगा ना, क्योंकि विस्तार होगा तो उसको प्रत्येक जो जैसा भी पाठक होगा उसको पुस्तक मिल ही जाएगा, तो पाठक को फायदा होगा। तो पाठक की बात किस में किया जा रहा है? दूसरा नियम में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम जो है पुस्तकालय उपकर से संबंधित है? टैक्सेस की बात किया जा रहा है। तीसरा नियम है, दूसरा नियम है, चौथा नियम है और पांचवा नियम है। तो ये जो है किसमें जो है टैक्स की बात किया जा रहा है? तो टैक्स कौन लगाएगा? राज्य लगाएगा। यानी राज्य का दायित्व की बात किया जाएगा, तो दायित्व राज्य का किस में होगा? दूसरा नियम में होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरा नियम। ठीक है। 115 पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम जो है विकलांग एवं दृष्टिहीनों के लिए पुस्तकालय सेवाओं पर जोर देता है? तीसरा नियम देता है, दूसरा नियम देता है, चौथा नियम देता है या पांचवा नियम देता है? यानी विकलांग हो या दृष्टिहीन हो, इन सभी के बारे में जो है कौन सा देगा? तो चाहे विकलांग व्यक्ति हो या दृष्टिहीन व्यक्ति हो, ये सभी के सभी क्या है? सभी के सभी एक प्रकार के पाठक हैं। और पाठक की बात किस में किया जा रहा है? तो पाठक की बात आपको दूसरा नियम में किया जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम जो है प्रभावी पुस्तक परिसंचरण प्रणाली पर जोर देता है? तीसरा नियम देता है, दूसरा नियम देता है, चौथा नियम देता है या पांचवा नियम देता है? यानी प्रभावी पुस्तक परिसंचरण प्रणाली की हम बात करेंगे तो यह जो है इससे क्या हो जाएगा? अगर जो है प्रभावी पुस्तक परिसंचरण प्रणाली होगा तो इससे फायदा क्या होगा? इससे जो है समय की आपको बचत होगा। ठीक है। तो समय की बचत की बात किया जाएगा तो यह किस में हो जाएगा? चौथा नियम में होगा। यानी 116 का क्या हो जाएगा? 116 का सी हो जाएगा। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा जो है नियम संदर्भ सेवाओं का वकालत करता है? रेफरेंस की बात किया जाएगा, रेफरेंस सर्विसेज। तीसरा नियम करता है, दूसरा नियम करता है, चौथा नियम करता है या पांचवा नियम करता है? तो रेफरेंस सर्विसेज की बात किया जाएगा तो यह भी किस में हो जाएगा? यह भी जो है चौथा नियम में ही होगा। तो 117 का क्या हो जाएगा? 117 का सी हो जाएगा। यानी इससे भी क्या होगा? इससे भी जो समय बचत की बात किया जाएगा। ठीक है। अगर आप पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम जो है पुस्तकालय में पुस्तकों की वर्गीकृत यानी व्यवस्थापन यानी क्लासिफिकेशन अरेंजमेंट पर जोर देता है? तीसरा देता है, दूसरा देता है, चौथा देता है या पांचवा देता है? तो यह क्लासिफिकेशन पर जो है यह जोर कौन देगा? तो देखिए क्लासिफिकेशन से क्या क्या फायदा हो सकता है।
तो क्लासिफिकेशन से जो है एक तो जो है प्रत्येक पुस्तक को पाठक तो मिलेगा ही, लेकिन उससे समय का भी क्या होगा, बचत होगा। अब दोनों इसमें आ रहा है, लेकिन कोई एक को ही आपको चुनना है। तो नॉर्मल अगर क्लासिफिकेशन या अरेंजमेंट किया जाएगा तो सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा, सबसे ज्यादा फायदा जो है समय की बचत होगी। जैसे कोई जो है पाठक गया, कोई पुस्तक मांग रहा है, तो लाइब्रेरियन को पुस्तक देने में बहुत आसानी होगा, क्योंकि उसको सारा चीज कैटालॉगिंग से पता रहेगा, कौन चीज कहाँ पे है, कैसे है, क्या नहीं है। तो इससे समय की ज्यादा बचत होता है। इसीलिए अगर ऑप्शन ऐसा हो तो आपको किसके साथ जाना है, समय के बचत वाला के साथ जाना है, यानी ऑप्शन सी के साथ जाना है। ठीक है। अगला, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम जो है पुस्तकालय नेटवर्क और सीडी रोम पर जोर देता है? तीसरा नियम देता है, दूसरा नियम देता है, पहला नियम देता है, और जो है पांचवा नियम देता है। तो कौन सा जो है सीडी रोम की बात किया जा रहा है, पुस्तकालय नेटवर्क और सीडी रोम की बात किया जा रहा है, तो यह कौन देगा, तो यह जो आपको पांचवा देगा। और राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 119 का डी। चलिए, 120 नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम जो है केंद्रीकृत सूचीकरण पर बल देता है? तीसरा नियम देता है, दूसरा नियम देता है, पहला नियम देता है, और चौथा नियम देता है। यानी केंद्रीकृत सूचीकरण की बात किया जाएगा तो यह कौन देगा, तो इससे भी क्या होगा, समय की बचत ही होगा केंद्रीकृत सूचीकरण पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा नियम। अगला क्वेश्चन है 121 की, हम बात करते हैं कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम जो है एस्टेक रूम गाइड पर जोर देता है? थर्ड नियम देता है, सेकेंड नियम देता है, पहला नियम देता है, या चौथा नियम देता है? तो एस्टेक गाइड होगा तो क्या होगा, समय की बचत ही होगी। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम जो है पुस्तकालय में पुस्तकों के वर्गीकरण और सूचीकरण पर जोर देता है? तीसरा नियम देता है, दूसरा नियम देता है, पांचवा नियम, बस पहला नियम देता है, और जो है पांचवा नियम देता है। अब यहाँ पर जो है आपको 122 में बात देखिए, इसमें चौथा दिया है, नहीं दिया ना ऑप्शन में। तो जब भी बात किया जाएगा वर्गीकरण या सूचीकरण, क्लासिफिकेशन और कैटालॉगिंग, तो एक तो हो जाएगा चौथा, लेकिन इसमें चौथा है नहीं, तो आपको किसके साथ जाना है? तो अभी हम आपको बताए थे कि जब चौथा नहीं है तो आपको किसके साथ जाना है, पहला यानी तीसरा नियम के साथ आपको जाना है। तो इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से भी आंसर होगा, केवल रट लेने से नहीं काम चलेगा कि जो है कैटालॉगिंग और जो है आपको जो है क्लासिफिकेशन ये तीसरा होगा या चौथा होगा, दोनों देखना है। या दोनों का है, लेकिन दोनों में से उपयुक्त कौन है, तो चौथा है। और चौथा ऑप्शन में नहीं रहे तो आपको किसके साथ जाना है, तो आपको तीसरा के साथ जाना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 123 नंबर, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम जो है पाठकों के अधिकार पर जो है वह बल देता है? तीसरा नियम देता है, दूसरा नियम देता है, चौथा नियम देता है, और जो है पांचवा नियम देता है। यानी पाठकों के अधिकार की बात किया जा रहा है। अधिकार का आपको पहले ही बताया गया, प्राधिकरण का दायित्व ही क्या होगा, अधिकार होगा। तो अधिकार सब इस किस में आ जाएगा, दूसरा नियम में आएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 124, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम जो है वह जो है झुग्गी झोपड़ियों क्षेत्र यानी स्लम एरिया के लिए पुस्तकालय सेवा पर जोर देता है? तीसरा नियम देता है, दूसरा नियम देता है, चौथा नियम देता है, पांचवा नियम देता है। स्लम एरिया मतलब बहुत दूर दूर इलाकों की बात किया जा रहा है। जो जीविका दीदी लाइब्रेरी है इसी कॉन्सेप्ट पे ही आधारित है। यानी यह किस पे हो जाएगा, तो 124 का क्या हो जाएगा, 124 का जो है बी हो जाएगा, दूसरा नियम। क्योंकि झुग्गी झोपड़ी या स्लम इलाका में ही आपको कौन मिलेगा, पाठक ही मिलेगा। और पाठक की बात किसमें किया गया है, तो यह दूसरे नियम में किया गया है। 125 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो 125 नंबर क्वेश्चन जो है यह कह रहा है कि एक जो है पुस्तकालय के लिए त्रिमूर्ति घटक क्या है? द बुक होगा, रीडर होगा, या स्टाफ होगा? द बुक, रीडर्स और जो है कंप्यूटर्स हो जाएगा। तीसरा है बुक्स, रीडर्स और मैनेजर हो जाएगा। डी में है बुक्स, मैनेजर और जो है स्टाफ हो जाएगा। तो कौन सा त्रिमूर्ति घटक है, तो त्रिमूर्ति घटक इसमें कौन सा हो जाएगा, किताब यानी बुक होगा, रीडर्स यानी पाठक होगा, और क्या हो जाएगा, और जो है स्टाफ हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 125 के ए हो जाएंगे। अगला 126, पुस्तकालय विज्ञान के 5वें नियम के अनुसार पुस्तकालय का विकास और वृद्धि दो प्रकार की होती है। तो कौन कौन प्रकार होगा, चाइल्ड ग्रोथ और एडल्ट ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ और स्लो ग्रोथ, उसे एक्सटर्नल डेवलपमेंट और इंटरनल डेवलपमेंट, हाई ग्रोथ और लो ग्रोथ। तो आपको पता ही है कि पांचवा नियम में दो प्रकार का वृद्धि और विकास था। एक जो है चाइल्ड था और दूसरा क्या था, दूसरा एडल्ट था। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चाइल्ड और एडल्ट ग्रोथ। चलिए, 127 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे कि बाल विकास से तात्पर्य उस विकास से जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यानी भवन निर्माण हो गया,
बुक परचेस यानी किताब खरीद की बात किया जाएगा, स्टाफ अपॉइंटमेंट यानी जो है जो भी कर्मचारी उसकी नियुक्ति होगी, या ऑल ऑफ एबव सभी के सभी। तो बाल विकास के अंतर्गत इसमें से कौन कौन आएंगे, तो आपको पहले ही बताया गया कि बिल्डिंग बन रहा है, या किताब खरीदा जा रहा है, या जो है स्टाफ यानी कर्मचारी की जो नियुक्ति हो रही है, ये सभी के सभी किस में आएंगे, चाइल्ड ग्रोथ में आएंगे। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब वयस्क वृद्धि से तात्पर्य उस विकास से है जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। आपको पहले ही बताया गया था कि जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जैसे बिल्डिंग का बनना, बुक का खरीदना, कर्मचारी का नियुक्ति होना, यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, यह हो जाएगा आपको चाइल्ड ग्रोथ। और जो नहीं दिखाई देता, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपको वयस्क ग्रोथ हो जाएंगे, एडल्ट हो जाएंगे। तो इसमें से कौन सा जो है आपको जो है एडल्ट ग्रोथ होगा, क्वालिटी इंप्रूवमेंट और जो है लाइब्रेरी सर्विस, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज ऑफ जो है ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्किल ऑफ एम्प्लॉयज, ऑल ऑफ एबव। तो इसमें से कौन से जो हो जाएंगे, तो ये सारे के सारे ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएंगे, यह जो है आपको एडल्ट ग्रोथ हो जाएंगे। जैसे क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ लाइब्रेरी सर्विस, यानी लाइब्रेरी सेवा में जो आपको जो है गुणवत्ता विस्तार करना, तो गुणवत्ता दिखेगा नहीं, दिखेगा ना, दूर से तो आपको दिखेगा नहीं। दूसरा है कि टेक्नोलॉजी जो है उसका प्रयोग करना है, जो ट्रेनिंग कराया जाएगा स्टाफ का, वो भी नहीं दिखेगा। डेवलपमेंट करना है, प्रोफेशनलिज्म स्किल करना है, यानी कर्मचारियों में प्रोफेशनलिज्म जो है स्किल है वह डेवलपमेंट करना है, ये सब कुछ भी दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एडल्ट ग्रोथ हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम जो है पुस्तकालय के बालक और वयस्क विकास का चर्चा करता है। आसान हो गया, बुक्स आर फॉर यूज, एवरी रीडर शुड रीड हिज बुक्स, सेव रीडर्स टाइम, और द लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। यानी अभी जस्ट हम बात करें कि 5वें नियम का होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन है कि सीडी रोम पुस्तकालय विज्ञान किस नियम का व्याख्या करता है, दूसरा नियम का, तीसरा नियम का, चौथा नियम का, या जो है 5वें नियम का। तो ये किस नियम का करेगा, तो जस्ट ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, 5वां नियम उसमें था, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा स्रोत जो है कॉल नंबर लिखने के लिए पेंसिल के उपयोग का वकालत करता है, दूसरा नियम करता है, तीसरा नियम करता है, चौथा नियम करता है, या 5वां नियम करता है। तो पेंसिल के उपयोग का वकालत जो है कौन सा करेगा, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर 131 का डी हो जाएगा, 5वां करेगा, ठीक है ना। यानी कौन सा जो है स्रोत कॉल नंबर लिखने के लिए पेंसिल का उपयोग का वकालत करता है। जीवित है ना, जीवित संस्था है, तो पेंसिल का उपयोग करके फिर से उसको क्या किया जा सकता है, मिटाया जा सकता है, इसीलिए पेंसिल के उपयोग का वकालत कौन करता है, तो 5वां लोग करता है, 131 का डी हो जाएगा। 132 पुस्तकालय मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, पब्लिक होगा, एकेडमिक होगा, या स्पेशल होगा। पब्लिक, एकेडमिक और नेशनल हो जाएगा, नेशनल, एकेडमिक और स्पेशल हो जाएगा, पब्लिक, नेशनल और स्पेशल हो जाएगा। किस प्रकार के लाइब्रेरी होंगे, हालांकि लाइब्रेरी जो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आपको 3 ही प्रकार का है, तो 3 प्रकार को ही आपको चुनना है। तो 3 प्रकार के कौन हो जाएंगे, एक पब्लिक लाइब्रेरी होगा, दूसरा एकेडमिक हो जाएगा, तीसरा स्पेशल हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। वैसे होते 4 प्रकार के हैं। चलिए अगला, एक पुस्तकालय जो जनता द्वारा जनता के लिए चलाया जाता है कौन हो जाएगा, पब्लिक लाइब्रेरी होगा, एकेडमिक लाइब्रेरी होगा, स्पेशल लाइब्रेरी होगा, या नेशनल लाइब्रेरी होगा। जनता द्वारा जनता के लिए आपको हम बताए थे, जब आपका क्लास हम ले रहे थे उस समय आपको बताया गया था कि जब भी लोकतंत्र से संबंधित कोई भी चीज आएगा जो आपको लोकतंत्र से संबंधित है, जैसे किस पुस्तकालय में जो है जो समाज में हाशिए वर्ग पे बैठे हैं उनके लिए जो पुस्तकालय की बात किया जाएगा, यानी लोकतंत्र के जो भी चीज में आएगा वो सारा का सारा परिभाषा किसका हो जाएगा, पब्लिक लाइब्रेरी ने सार्वजनिक लाइब्रेरी का होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए पब्लिक लाइब्रेरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा जो है पहला सार्वजनिक पुस्तकालय का घोषणा कब किया गया था, 1949 में, 1959 में, 1952 में, या 1972 में। 134 की बात किया जाएगा तो 134 में है कि यूनेस्को द्वारा पहला सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा कब तैयार किया गया है, तो 1949 में किया गया है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 134 का ए, ठीक है। 135 बात किया जाएगा, इफ्ला के सहयोग से यूनेस्को द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय मैनुअल में किस वर्ष संशोधन किया गया था, 1954 में किया गया था, 1959 में किया गया था, 1961 में, या 1972 और
1994 में किया गया था। तो कब किया गया है, आसान क्वेश्चन है, इफ्ला के सहयोग से। यूनेस्को द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय के मैनुअल में एक तो 72 में किया गया, फिर कब किया गया, 94 में किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 136 नंबर क्वेश्चन है कि यूनेस्को और जो है IFL द्वारा जो है सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र का जो नवीनतम जो है यानी सबसे नवीन है वह कब पेश किया गया है, 22 मई 2008 को, 27 जुलाई 2022 को, 22 मई 2020 को, या 22 मई 2006 को। तो कब किया गया है, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा डेट वोटे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो 27 जुलाई 2002 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस प्रकार के पुस्तकालय में पीपुल्स यूनिवर्सिटी कहा जाता है, यानी पीपुल्स यूनिवर्सिटी की बात किया जाएगा, पब्लिक लाइब्रेरी को, एकेडमिक लाइब्रेरी को, स्पेशल लाइब्रेरी को, या जो है नेशनल लाइब्रेरी को। यानी पीपुल्स की बात, जनता की बात किया जा रहा है, तो जनता किस में आता है, लोकतंत्र में आता है। अभी हम बताएं कि लोकतंत्र से संबंधित जो चीज भी होगा वे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पब्लिक लाइब्रेरी वाले होंगे, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है 138 नंबर की हम बात करते हैं। तो 138 में इस शैक्षणिक पुस्तकालय को सामान्यतः 3 भागों में बांटा जाता है, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, रिसर्च कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, स्पेशलाइज्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, टेक्निकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। यानी शैक्षणिक जो भी पुस्तकालय है इसका 3 वर्गीकरण जो है यह किसमें किया गया है। तो ये पहला हो जाएगा आपका स्कूल, दूसरा हो जाएगा कॉलेज लाइब्रेरी, और तीसरा हो जाएगा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। यानी ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 139 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि विद्यालय पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रोमोट रिसर्च है, प्रोमोटिंग रीडिंग हैबिट है, एस्टेब्लिश्ड और ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी है, या ऑल ऑफ एबव है। यानी जो पुस्तकालय जिसका आप लाइब्रेरियन बनिएगा उसके बारे में बात किया जाएगा। तो क्या वहां पर रिसर्च को प्रोमोट किया जाएगा, तो नहीं। आप जो है स्कूल के बनिएगा, यानी 10th 12 के आप बन रहे हैं, तो उसमें आप रिसर्च थोड़े कराइएगा, नहीं कराइएगा, यह आप कराइएगा कॉलेज वाला में, ठीक है। तो ये तो नहीं हो जाएगा। प्रोमोटिंग ऑफ रीडिंग हैबिट, यानी छोटा बच्चा है, यानी वो उसको पढ़ने को आपको क्या करना है, हैबिट डालना है, ताकि बच्चा लाइब्रेरी में आकर जो है सेल्फ स्टडी यानी पढ़ने की उसमें जो है क्षमता विकसित होगा, यही काम तो आपको करना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। एस्टेब्लिश और इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इसका आपका काम करना है, नहीं। मुख्य रूप से स्कूल में आप लाइब्रेरियन बनिएगा तो आपका उद्देश्य यही होगा कि आपके अपने स्कूल के बच्चों में पढ़ने की जो है आदत को जो है विकसित करना है, यही होगा विद्यालय पुस्तकालय का उद्देश्य, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 140 की बात किया जाएगा, पुस्तकालय विद्यालय पुस्तकालय को इन स्तरों पर विभाजित किया जाता है, प्राथमिक विद्यालय पुस्तकालय, माध्यमिक विद्यालय पुस्तकालय और हाई स्कूल पुस्तकालय, और कौन सा होगा। ए में कि हायर सेकेंडरी, कॉलेज लाइब्रेरी, टेक्निकल स्कूल लाइब्रेरी, या रिसर्च स्कूल लाइब्रेरी। देखिए विद्यालय को किसमें, एक तो प्राथमिक हो जाएगा 0 से मतलब 1 से लेकर 5 तक, दूसरा माध्यमिक हो जाएगा आपको जो है 6 से लेकर 8 तक, हाई स्कूल की बात किया जाएगा तो 8 9 हो जाएगा। उसके बाद से कौन आता है, 11 12 वाला, यानी जो है जिसको क्या कहा जाता है, हायर एजुकेशन का, हायर सेकेंडरी कहा जाता है, उच्च माध्यमिक हिंदी में कहा जाता है। तो यही क्या होगा, जैसे अभी आप लोग का वैकेंसी बहाली किस में होगा, एक तो माध्यमिक में होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, उसके बाद से होगा उच्च माध्यमिक में, यानी जो है +2 वाला में। +2 वाला को क्या कहा जाता है, हायर सेकेंडरी कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि पुस्तकालय जो है विश्वविद्यालय का हृदय है, कौन बोला है, CD देशमुख बोला है, SR रंगनाथन बोला है, या जो है जवाहरलाल नेहरू, या BS केशवन के द्वारा। तो किसके द्वारा बोला गया है कि जो पुस्तकालय है विश्वविद्यालय का हृदय है, तो किसके द्वारा, CD देशमुख के द्वारा यह बोला गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। साथ में जो है राधा कृष्ण आयोग के द्वारा भी बोला गया था। तो दोनों नाम याद रखिएगा, एक राधा कृष्ण आयोग और दूसरा CD देशमुख के द्वारा, ठीक है। अगला, किस समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय, आ ही गया क्वेश्चन। एक में है कि राधा कृष्णन कमेटी, दूसरा रंगनाथम कमेटी, तीसरा सिन्हा कमेटी, और चौथा जो है केशवन कमेटी। तो कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राधा कृष्णन। तो दोनों ध्यान रखिएगा, दो, एक तो CD देशमुख के द्वारा कहा गया है और दूसरा जो है राधा कृष्णन समिति के द्वारा कहा गया है, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा। कहा गया है कि पुस्तकालय क्या है, विश्वविद्यालय का हृदय है। 143 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना किस पुस्तकालय की स्थापना से मानी जाती है।
तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से हुआ है, या इंपीरियल लाइब्रेरी से, या एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी से, या रामपुर राजा लाइब्रेरी से। तो किसके द्वारा हुआ है? तो आसान क्वेश्चन है, 143 का ये हो जाएगा। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी जो है, यही जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना जो है इसी के द्वारा किया गया, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के माध्यम से। तो 143 का ये हो जाएगा। 144 सेंट्रल रिफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता की स्थापना कब की गई थी? 1955 में, 1946 में, 1939 में, या 1967 में। तो किस में किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 1955 में। तो ऑप्शन ए 1955, 144 का ए। ठीक है। 145 की बात किया जाएगा कि 145 का क्या होगा कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी जो 1836 में किस भवन में संचालित थी? फोर्ट विलियम कॉलेज वाला में, या जो है मेटकॉफ हॉल में, या जो है वेल्वेडेयर में, या जो है कलकत्ता कॉलेज में हुआ था। तो किस में हुआ था? 145 की बात किया जाएगा तो फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 146 कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में कब विलय किया गया था? 1902 में, 1905 में, 1948 में, या 2002 में। तो कब जो है इसका विलय किया गया था? तो विलय किया गया था 1902 में कर्जन के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुआ था? 1865 में, 1896 में, 1891 में, या जो है 1867 में। तो इंपीरियल लाइब्रेरी की बात किया जाएगा, इसकी स्थापना 1891 में किया गया है। ठीक है ना, मेटकॉफ के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को मेटकॉफ हॉल में जनता के लिए कब खोला गया था? 30 जनवरी 1836 में, 30 जनवरी 1903 में, उसके बाद से 26 जनवरी 1902 को, या 23 जनवरी 1903 को। यानी जो है जनता के लिए कब खोला गया है? तो 30 जनवरी 1903 को खोला गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 148 का बी। 149 इंपीरियल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय लाइब्रेरी के रूप में कब घोषित किया गया है? 1951 में किया गया, 1948 में किया गया, 1955 में किया गया है, या 1966 में किया गया है। तो 149 की बात करें तो 149 का हो जाएगा बी, 1948 में। ठीक है ना, 149 का बी 1948 में लाइब्रेरी, इंपीरियल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय लाइब्रेरी घोषित किया गया है। 150 की बात करते हैं कि जब जो है तत्कालीन शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद द्वारा राष्ट्रीय पुस्तकालय को सभी भारतीयों के लिए कब खोल दिया गया है? सभी भारतीयों के लिए जो है कब खोला गया था? 11 फरवरी 1953 को, 1 फरवरी 1953 को, 28 फरवरी 1955 को, या 1 फरवरी 1957 को। तो कब खोला गया है? 1 फरवरी 1953 को जो है तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद द्वारा जो है यह जो है पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है सभी के लिए खोल दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 151 की बात किया जाए कि इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन कौन थे? मैकफॉर्लेन थे, या बीएस केशवन थे, या रंगनाथम थे, या असदुल्ला थे। तो 151 की हम बात करते हैं तो 151 का आपका ए हो जाएगा, यानी जो है मैकफॉर्लेन जो है ये पहले लाइब्रेरियन थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। 152 की हम बात करते हैं कि भारत सरकार ने किस अधिनियम के तहत इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का नाम बदल के राष्ट्रीय पुस्तकालय कर दिया? ऑप्शन में है कि सेंट्रल लाइब्रेरी चेंज नेम एक्ट 1948, नेशनल लाइब्रेरी जो है एक्ट 1948, इंपीरियल लाइब्रेरी जो है 1948, या नेशनल लाइब्रेरी जो है 1953। तो कब जो है इसका जो है चेंज किया गया है? 152 का हो जाएगा आपका सी, इंपीरियल लाइब्रेरी चेंजिंग नेम 1948 के एक्ट के तहत। ऑप्शन सी हो जाएगा। 153 की बात करते हैं कि राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम जो है पुस्तकालयाध्यक्ष कौन बने थे? मैकफॉर्लेन बने थे, रंगनाथम बने थे, असदुल्ला बने थे, या केशवन बने थे। तो 153 की बात किया जाएगा तो यह पूछ रहा है ना कि प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष राष्ट्रीय पुस्तकालय का जब जो इंपीरियल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय पुस्तकालय में बदल दिया गया था तब तो कौन बने थे? बीएस केशवन बने थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 153 का ऑप्शन डी। 154 की हम बात करते हैं।
154 है कि किस वर्ष जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय को मेटकॉप हॉल के वेल्वेडियर में स्थानांतरित किया गया था? 1948 में किया गया था, 1961 में किया गया था, 1951 में किया गया था या 1981 में किया गया था? कब किया गया था? तो 154 का सी हो जाएगा, 1951 में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 155 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं कि संघीय सूची का कौन सा जो है परिशिष्ट जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना की चर्चा करता है? 7वां जो है या 8वां अपेंडिक्स या जो है 9वां शेड्यूल या 12वें? किसमें जो है संघीय सूची में कौन सा जो परिशिष्ट जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना की जो है यह चर्चा करता है? 155 का ए हो जाएगा 7वां। यानी सूचियों के बारे में संघ सूची, राज सूची, ये सब किस में है? 7वें में है, अनुसूची में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक वितरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1954 में, 1961 में, 1971 में या 1981 में? पुस्तक वितरण की बात किया जाएगा, ये किया गया था आपको 1954 में, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 157 नंबर की बात करते हैं कि पुस्तक वितरण अधिनियम 1954 जो है प्रकाशकों के लिए प्रत्येक प्रकाशन की एक प्रति डिपोजिटरी लाइब्रेरी भेजना अनिवार्य है। यह अधिनियम के तहत कितने डिपोजिटरी पुस्तकालय बनाए गए हैं? कितने? तो 4 हैं, आपको पता ही है। एक आपका कोलकाता में, एक आपका जो है दिल्ली में, एक आपका जो है मुंबई में और एक आपका चेन्नई में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 4। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष जो है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को डिपोजिटरी यानी कॉपीराइट लाइब्रेरी में घोषित किया गया था? 1948 में, 1971 में, 1954 में या 1982 में? कब किया गया है? तो 158 का आपका डी हो जाएगा, 1982 में। 158 का डी, ठीक है। 159 की बात करते हैं कि पुस्तक वितरण अधिनियम के तहत प्रत्येक प्रकाशन की एक प्रति डिपोजिटरी लाइब्रेरी में कितने दिन के अंदर भेजना अनिवार्य है? कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर, 45 दिन के अंदर, 50 दिन के अंदर या जो है 90 दिन के अंदर? तो कितने दिन के अंदर आपको भेजना है? 159 का ए आपको 30 दिन के अंतर्गत जो है इन चारों में आपको भेजना रहता है। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक वितरण अधिनियम 1954 अधिनियम में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था और इसमें एक समाचार पत्र जोड़ा गया? कौन सा? 1954 में, 1956 में, 1971 में या 1981 में? कब किया गया है? तो 160 की बात करें तो 160 का आपको बी हो जाएगा, यानी 1956 में इसका किया गया था। 161 की हम बात करते हैं। 161 है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शासित है? तो कल संस्कृति के मंत्रालय या जो है डिफेंस जो रक्षा मंत्रालय या ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन या जो है रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है? तो किसके अंतर्गत जो है इसको रखा गया है? तो आपको जो पता ही है कि संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। 162 विश्व का पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कहाँ पे लागू किया गया है? तो इंग्लैंड में 1850 में, फ्रांस में 1930 में, यूएसए में 1850 में या इंडिया में 1948 में? तो कब कहाँ पे किया गया है? तो ऑप्शन ए इंग्लैंड में 1850 हो जाएगा। 163 नंबर हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तमिलनाडु में किया गया था 1949 में, महाराष्ट्र में किया गया था 48 में, तमिलनाडु में किया गया था 48 में या कर्नाटक में किया गया था 48 में? तो कब किया गया है? 163 की बात करते हैं तो 163 का सी हो जाएगा। तमिलनाडु में तो किया गया है लेकिन 1948 में, 49 में नहीं 48 में, इसीलिए सी आंसर हो जाएगा। थोड़ा बहुत डेट भी देखना रहता है, केवल तमिलनाडु जो याद करे होंगे 1 मार्क के आगे बढ़ गए होंगे, जो गलत होगा। चलिए अगला, स्वतंत्रता से पहले कोल्हापुर में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? 1930 में, 1945 में, 1939 में या 1933 में? तो कब किया गया है? तो याद रखिएगा 164 का बी 1945 में, जो स्वतंत्रता से पहले था। 165 की हम बात करते हैं कि भारत में कितने राज्यों में अब तक जो है सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू है? 17 राज्यों में, 14 राज्यों में, 25 राज्यों में या 19 राज्यों में? तो कितने राज्य में हो जाएंगे? 19 राज्य में हो जाएंगे। जबकि केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाएगा तो केंद्र शासित प्रदेश में आपको 2 जो है केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे, एक लक्षद्वीप और दूसरा जो है पुदुचेरी। ठीक है, चलिए
अगला बात करें 166 नंबर क्वेश्चन है कि बनारस में डॉक्टर रंगनाथम द्वारा प्रथम मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम जो है किस सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। ए में है कि ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनारस में, ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस बनारस, ऑल इंडिया साइंस कॉन्फ्रेंस बनारस, या ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनारस। तो ये क्वेश्चन आप लोग को बताए थे उस समय भी, बोले थे कि ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऑल इंडिया नहीं था, क्या था, ऑल एशिया था। ये राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, डॉक्टर रंगनाथम द्वारा पहला जो है मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब पारित किया गया था। दिसंबर 26 से 30 1930 में, दिसंबर 26 से 30 1931, दिसंबर 26 से 30 1932, दिसंबर 26 से 30 1933 में। तो कब जो है यह जो है प्रस्तुत किया गया था, तो 1930 में किया गया था। ये पहले भी आपको बताया गया है, ठीक है। जबकि 72 में जो है 14 राज्यों ने इसे लागू भी किया था, जिसमें बिहार नहीं था। अगला, डॉक्टर रंगनाथम मॉडल जो है पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में कब संशोधन हुआ था। 1948 में और 57 में, 1955 और 57 में, 1957 और 72 में, 1972 और जो है 77 में। तो कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1957 में हुआ था और 1972 में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 169 की बात करें कि पुस्तकालय उपकर जो है किस प्रकार के पुस्तकालय की आय का मुख्य स्रोत है। पब्लिक लाइब्रेरी का है, एकेडमिक लाइब्रेरी का, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का है, या नेशनल लाइब्रेरी का है। तो ये जो है ये लगाया ही जाता है सार्वजनिक लाइब्रेरी का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, भारत के जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है कहाँ पे स्थित है। कोलकाता में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, या चेन्नई में है। तो राष्ट्रीय कहाँ पे है, तो याद रखिएगा पुस्तकालय कहाँ पे है, चेन्नई कोलकाता में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 171 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि राष्ट्रीय पुस्तकालय का जो है प्रमुख कौन होता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रमुख डायरेक्टर जनरल होता है, लाइब्रेरियन होता है, कल्चरल मिनिस्टर होता है, या मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन होता है। तो ये कौन सा होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए डायरेक्टर जनरल होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड्स एंड हैंडीकैप्स की बात किया जाएगा। यह किस प्रकार के लाइब्रेरी हैं, तो यह याद रखिएगा यह लाइब्रेरी आपको जो है विशिष्ट लाइब्रेरी है, जो कहाँ पे है, कोलकाता में है, देहरादून में है, दिल्ली में है, या पटना में है। तो कहाँ पे था, तो याद रखिएगा ये देहरादून में था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय NSL कहाँ पे स्थित है, तो CRL कोलकाता में है, IIM देहरादून में है, या जो है उसके बाद से दिल्ली में है, या जो है पटना में है। तो NSL की बात किया जाएगा, NSL जो है यह कहाँ पे है, तो याद रखिएगा यह जो है दिल्ली में है। किसमें, NISCAIR निस केयर में है, यानी ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ पे स्थित है। ISI कोलकाता में, या NLBH देहरादून में, या जो है एम्स न्यू दिल्ली में, या जो है कोपल पटना में है। तो नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी की हम बात करेंगे तो मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ पे हो जाएगा, तो NLBH देहरादून में होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 175 क्वेश्चन की बात करेंगे कि संसाधन साझाकरण यानी रिसोर्स शेयरिंग शामिल नहीं है। किसमें शामिल नहीं है, बुक में नहीं है, टेक्निक्स में नहीं है, रीडर्स में नहीं है, या स्टाफ में नहीं है। किसमें जो है आप जो है संसाधन का साझाकरण नहीं कर सकते हो, तो याद रखें रीडर्स में यानी पाठक में आप नहीं कर सकते हो। ऑप्शन सी हो जाएगा। संसाधन साझाकरण में क्या क्या शामिल है, ए में है शेयरिंग ऑफ बुक्स, दूसरा है रीडर, तीसरा है शेयरिंग टेक्नोलॉजी, जो चौथा है शेयरिंग ऑल रिसोर्सेज एंड स्टाफ। तो किसमें यह जो है हो सकता है, तो 176 की बात करें तो डी हो जाएगा, शेयरिंग ऑफ ऑल रिसोर्सेज एंड स्टाफ में यह जो है संसाधन साझाकरण हो सकता है। अगला क्वेश्चन की बात करें कि भारत में जो है पहली सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी। सियाजी राय गायकवाड़ 3 के द्वारा, सियाजी राय गायकवाड़ 2 के द्वारा, सियाजी राय गायकवाड़ के द्वारा, या राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया है, तो सियाजी राय गायकवाड़ 3 के द्वारा। ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है W.A. वार्डन के प्रयास से भारत में पहली पुस्तकालय विज्ञान पत्रिका लाइब्रेरी मिसलेनी जो है कब प्रकाशित किया गया था, तो 1916 में, 1917 में, या 1933 में, या 1912 में। ये मुख्य रूप से किया गया था 1915 में, ठीक है ना। 1915 में जो ये प्रकाशित हुआ था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपको क्या देखने को मिला है, 1912 देखने को मिला है। तो दोनों ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन में रहे उसके साथ आप जाइएगा। 178 का आपको डी हो जाएगा।
179 की बात करें तो इसमें से कौन सा जो है डिपोजिटरी लाइब्रेरी नहीं है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, खुदा बख्श ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी पटना, या एशियाटिक सोसाइटी मुंबई। तो किसमें जो है यह नहीं है? तो कोलकाता है, दिल्ली है, उसका एशियाटिक सोसाइटी मुंबई है, और चौथा क्या था? कौनमेरा लाइब्रेरी जो चेन्नई में है, या खुदा बख्श जो पटना में है, या आपको जो है डिपोजिटरी लाइब्रेरी नहीं है। ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना कब हुआ था? तो 22 मई 1872 को, 22 मई 1972 को, 22 मई 2015 को, या 22 मई 2002 को। कब हुआ है? तो 180 की बात करें तो 180 का आपको बी हो जाएगा। 22 मई 1972 को जब राजा राम मोहन राय का 100वीं जो है वर्षगांठ था, जन्मदिन था, उसी के अवसर पर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है राजा राम मोहन राय फाउंडेशन लाइब्रेरी का जो है केंद्रीय कार्यालय कहाँ पे है? तो सॉल्ट लेक कलकत्ता में है, सॉल्ट लेक मुंबई में है, दिल्ली में है, या जो है आपको चेन्नई में है। तो कहाँ पे होगा? तो सॉल्ट लेक कोलकाता में इसका मुख्य है, जबकि 4 जो है इसका क्षेत्रीय भी है। अगला, राजा राम मोहन राय फाउंडेशन का प्रमुख कौन होता है? डायरेक्टर जनरल होता है, लाइब्रेरी प्रेसिडेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्टर होता है, या वर्किंग शेड्यूल होता है। तो कौन सा होता है इसका जो है प्रमुख? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, डायरेक्टर जनरल होता है, ऑप्शन ए। 183 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन किस संगठन के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर पुस्तकालय सेवाओं को बढ़ावा देता है? ए में है ग्राम पंचायत, बी में है कि नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट में, सी में है मोहल्ला कमेटी, डी में है कि नेहरू युवा केंद्र डिस्ट्रिक्ट युवा रिसोर्सेज सेंटर के माध्यम से। तो किस माध्यम से देता है? तो आसान क्वेश्चन है, नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से देता, ऑप्शन डी। 184 की बात किया जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय की सहायता से राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन ने कई योजनाएं चलाई जिन्हें हमें 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन भागों में? एक जो है मैचिंग असिस्टेंट और फुल असिस्टेंट, दो में है इक्विवेलेंट सपोर्ट एंड इक्विवेलेंट सपोर्ट और इक्विवेलेंट सपोर्ट, तीसरा है लिमिटेड हेल्प और फुल सपोर्ट, डी है नॉन ऑफ दीज है। तो 184 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा मैचिंग असिस्टेंस और फुल असिस्टेंट। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 185 की बात करते हैं कि इनमें से कौन सा जो है राजा राम मोहन राय फाउंडेशन का प्रकाशन है? ए में है डायरेक्टरीज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज इन इंडिया, बी में है टैगोर बिब्लियोग्राफी, सी में है ग्रंथाना, और डी में है ऑल ऑफ एबव। तो कौन हो जाएगा? तो चारों का चारों हो जाएगा, यानी तीनों हो जाएगा। डायरेक्टरीज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया, टैगोर बिब्लियोग्राफी और ग्रंथाना। ग्रंथाना सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको क्लास लेते समय भी इस बात को बताया गया था। ठीक है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 146 की बात किया जाएगा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है विकसित राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए जो है प्रदान किया जाता है जो सहायता, वो उसका अनुपात क्या है? 90-10 है, 60-40 है, 50-50 है, या जो है 80-20 है। तो यह कहा जा रहा है विकसित राज्यों में कितना है? तो विकसित राज्यों में आपको जो है 50-50 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 187 की बात करें कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन द्वारा विकासशील राज्यों में प्रदान किए जाने वाले सहायता का सही अनुपात क्या है? 90-10 है, 60-40 है, 50-50 है, या 80-20 है। तो इसमें बात किया जाएगा तो जो है विकासशील में क्या हो जाएगा? विकासशील में आपका 60-40 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 187 का क्या हो जाएगा? 187 का बी हो जाएगा 60-40। अगला क्वेश्चन है कि राजा राम लाइब्रेरी फाउंडेशन द्वारा उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट राज्यों को जो है सहायता किस अनुपात में दिया जाता है? 90-10 में, 60-40 में, 50-50 में, या 80-20 में। तो नॉर्थ ईस्ट के लिए कितना है? 90-10 है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 189 का ए। ठीक है, 190 की बात किया जाएगा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। तो किसके द्वारा चलाया जाता है? 189 की बात करें तो 189 ये संस्कृति मंत्रालय, पहली बार भी आपको बताया जा चुका है। अगला यूजीसी की बात करते हैं कि यूजीसी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1956 में हुआ था, 1962 में हुआ था, 1973 में हुआ था, या 1975 में हुआ था। तो यूजीसी की बात करें तो यूजीसी का 1956 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला, यूजीसी द्वारा जो है किस विश्वविद्यालय पुस्तकालय नेटवर्क को विकसित किया गया है? किसको? इन्फ्लीनेट को, या जो है डेलनेट को, या जो है एयरनेट को, या जो है निक्सनेट को। तो किसको किया गया है? आसान क्वेश्चन है, जो है इन्फ्लीनेट, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। इन्फ्लीनेट की बात किया जाएगा, यूजीसी द्वारा कौन सा पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर द्वारा विकसित किया गया? शॉल के द्वारा, संजय के द्वारा, कोहा के द्वारा, या ई जो है ग्रंथालय के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 192 का ए हो जाएगा, शॉल के द्वारा। 193 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति के लिए प्रोफेसर डीपी चट्टोपाध्याय के अध्यक्षता में जो है कॉन्सपोलिस का गठन किया गया था। कब किया गया? 1985, 86, 87 में, 89 में, या जो है 99 में। तो कब किया गया? तो 1985, 86 में। अगला, इनमें से कौन सा जो है एस लीग का जो है प्रकाशन है? आईएस लिस्ट की बात किया जाएगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए में इंडियन लाइब्रेरी साइंस जो है, ठीक है ना, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स एनुअल की बात किया जाएगा। बी में है एजलिस्ट बुलेटिन क्वार्टरली है, लाइब्रेरी साइंस रिसर्च प्रोग्रेसेस है, या ऑल ऑफ एबव है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, 194 का। 195 की बात करेंगे कि इनमें से कौन सा जो है एएलए का प्रकाशन है? अमेरिकन लाइब्रेरी मैगजीन। बी में है एएलए अवार्ड और नोटेबल सील्स। सी में है एएलए ईयर बुक, और डी में है ऑल ऑफ एबव। तो कौन सा हो जाएगा? 195 का भी डी हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव, यानी सारे के सारे अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 196 की जो है एएलए यानी जो है यूके की स्थापना कब हुआ था? एलए की बात किया जाए, यहाँ पे एलए है, एलए की स्थापना कब किया गया? 1876, 1877, 1889 या 1977 में किया गया था। तो कब किया गया है? यह राइट आंसर हो जाएगा 1877 में, 19B। अगला, 2002 में जो है IIS इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट और जो है LA, ठीक है ना, LA की बात किया जाएगा तो यह क्या हो जाएगा? अभी जस्ट देखें ना, लाइब्रेरी एसोसिएशन हो जाएगा LA का। तो यह मिलाकर कौन सा संगठन बनाया गया? क्लिप बनाया गया, या एटलिस्ट बनाया गया, या एसलिप बनाया गया, या SLA बनाया गया? तो कौन सा बनाया गया? तो क्लिप बनाया गया, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन है कि यूनेस्को की स्थापना संयुक्त राष्ट्र के तहत एक अंतर सरकारी एजेंसी के रूप में किस वर्ष किया गया था? 1876, 1877, 1946, 1977 में। कब किया गया है? तो याद रखिएगा 1946 में, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 198 का। 199, यूनेस्को द्वारा 1976 में एक नया विभाग बनाया गया, जिसमें यूनेस्को के 2 विभागों में सूचना विभाग प्रलेखन विभाग को मिला दिया गया। किसमें? जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम यानी PGI, जनरल प्रोग्राम, जनरल इंफॉर्मेशन, या नॉन ऑफ दीज की बात किया जाएगा। कौन हो जाएगा? PGI होगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आज का सेशन का ये हम लोग का आखिरी क्वेश्चन होगा। यूनेस्को द्वारा जो है यूनिसिस्ट को कब लॉन्च किया गया, जिसे विश्व वैश्विक सूचना प्रणाली कार्यक्रम भी कहा जाता है? 1976 में, 1971 में, 1946 में, या 1977 में? कब किया गया है? तो 1971 में किया गया है। तो इसी के साथ आज हम लोग का जो है ये 200 क्वेश्चन पूरा हुआ। जो लोग आज पहली बार वीडियो देख रहे होंगे वो जाकर पीछे जाकर एक और वीडियो है जिसमें 1 से लेकर 100 क्वेश्चन को हम लोगों ने जो है पूरी तरह से डील किया गया है। यह आपका एक प्रकार का रिवीजन सीरीज है। इसमें आप लोग को व्याख्या नहीं किया जा रहा है, केवल और केवल जो है आपको याद कराया जा रहा है। इसमें से 90% आपको जो है आपके नोट्स में सारा का सारा चीज़ हमारे द्वारा दे दिया गया है, जो क्लास रूम में आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से आपको ये सब चीज़ पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पे नए हैं तो अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको जो है ये सारा बुक जो है आपको इसी चैनल पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल के क्लास में, जिसमें हम लोग जो है 201 से लेकर 300 तक के प्रश्नों को देखेंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय।